कि जो इंडिया गठबंधन के साथ जो पार्टियां जुड़ी थी वो पार्टियां सिर्फ अपना ही फायदा साधती हुई नजर आ रही हैं। आप देख लिए कि 1 जून को भी ये देखने की स्थिति मिल रही है कि इंडिया अलायंस बैठक कर रहा है। बैठक किस लिए कि भैया प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। इतना लंबा समय बीत गया है लेकिन इंडिया अलायंस तय नहीं कर पा रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। कभी मुझे लगता है निर्दलियों के लिए कोई खास जगह नहीं है। और जहाँ तक सवाल ये कि इंडिया गठबंधन ने इस पूरे मामले को लेकर के पप्पू यादव को निष्कासित किया नहीं किया। अब देखिए कि जो है भाजपा की जो हालत थी वो तो ये थी कि आप टिकट बांट रहे थे, लोग आपका टिकट नहीं ले रहे थे, पवन सिंह ने आपका टिकट लौटा दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके का तमाचा है, क्योंकि आप नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव 2024 आज 7 चरणों में समाप्त हो गया और ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 4 जून पर कि आखिर 4 जून को कौन वो शख्स है जो प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेता हुआ नजर आएगा। इन सबके बीच आपके मन में एक सवाल जरूर है कि आखिर ग्राउंड लेवल पे कौन जो है भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग आखिर इंडिया गठबंधन को जीत दिला रहे हैं या फिर मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए देखना चाहते हैं। हमारे दो सहयोगी हैं, नाजमीन हमारे साथ हैं और अबरार हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे लोकसभा के दौरान चुनाव थे उसकी बदौलत कहीं ना कहीं ग्राउंड पर गए, जनता से बातचीत की, मुद्दों को समझा, परखा और जानने का प्रयास किया कि आखिर जनता इस बार किसे अपना प्रधानमंत्री चुनती हुई नजर आएगी। एग्जिट पोल की बात करें तो इस बार जो पल रहा है वो साफ तौर पर इंडिया गठबंधन का भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। करीब 280 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की, तो कहीं ना कहीं इस बार 240 से 250 के बीच में फंसती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब क्या इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर पाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बल पे जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, क्या वो मोदी लहर अब यहां से गायब होता हुआ नजर आया? ग्राउंड पे आखिर रियलिटी क्या है? पहला सवाल मेरा अबरार से रहेगा कि अबरार, जिस तरीके से आप ग्राउंड पे गए, जनता से बातचीत किया, क्या कुछ लगता है, आंकड़े क्या कहते हैं और जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जनता जिन मुद्दों को लेकर के ख़ास तौर से वोट कर रही थी, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती ये है कि उन्हें 10 सालों का हिसाब देना था और बीजेपी इस मोर्चे पर विफल रही। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआती चरण से अगर लेकर के आखिरी चरण तक की हम बात करें, वह हर मंचों पर जो है धर्म को लेकर के बातें कर रहे थे या फिर आप कहें कि पुराने मुद्दों को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं विफलता जो है वो उनकी उभर करके सामने आ रही थी और यही वजह है कि विपक्ष ने दूसरे तीसरे चरण के बाद ही इस मुद्दे को गंभीरता से पकड़ा था। और ख़ास तौर से जो उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है विपक्षी चेहरों ने जो है जनता के बीच जाकर के और उनके तमाम बुनियादी जो है समस्याओं को लेकर के उनको जगाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि आखिरकार सड़क, बिजली, संसाधन, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर के वो अगर अब भी नहीं सोचेगी तो फिर इस बार भी अगर भाजपा की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनेगी, तो जो 10 सालों में हालात जो हैं जस के तस रहे ठीक उस तरीके से ही बने रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अब चुनाव संपन्न होने के बाद कहीं ना कहीं ये तय है कि इंडिया गठबंधन ने जिन मुद्दों को लेकर के जनता के भीतर फिर से वो एक लौ जगाने की कोशिश की थी, उसका कहीं ना कहीं नतीजा जो है वो 4 जून को हमें देखने को मिल सकता है और इसकी संभावनाएं पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। चूँकि इस बार जो है इंडिया गठबंधन का जो ब्लॉक है वो बड़ा ही आप कह सकते हैं कि विस्तारित ढंग से जो है बनाया गया था। कई ऐसे चेहरे जो विपक्ष के साथ कभी नज़र नहीं आया करते थे, उन चेहरों को भी लाया गया, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर उद्धव ठाकरे जैसे चेहरे हों। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 4-5 ऐसे हिंदी बेल्ट के राज्य हैं जहां की सीटें इंडिया गठबंधन को दिल्ली में अपनी सत्ता कायम करने के लिए कहीं ना कहीं एक बल प्रदान करेगी। अच्छा, आपको रोकना चाहूंगा कि नाजमीन, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अबरार बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को इस बार जो है कामयाबी मिलने वाली है। सीधे तौर पर जो खेमे हैं जिसके विरुद्ध कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हुए नजर आए थे 2019 के चुनाव में, तो अब वो समीकरण जो है वो अलग है पूरी तरीके से। अरविंद केजरीवाल साथ है, राहुल गांधी साथ है या फिर उद्धव ठाकरे का जिक्र किया गया, तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं साथ है। ऐसे में क्या लगता है आपको, जो बीजेपी ने जो विक्टिम कार्ड खेला, जो धन को लेकर के तमाम तरह की बातें जो प्रधानमंत्री
खुद अपने मंच से कहते हुए नजर आए आरक्षण का मुद्दा। तो क्या कुछ लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे इस बार के चुनाव में फीके पड़ते हुए नजर आए? देखिए बिल्कुल नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें वो किस तरीके से मजबूत है वो आप उत्तर प्रदेश और बिहार में देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप एग्जिट पोल निकाल कर सामने लाए हैं, जो कहीं ना कहीं ये दिखाई दिया जा रहा है कि एनडीए इसमें पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। आपको बता दूं कि 2019 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल की थी, 303 सीटें अकेले वो जीतते हुए नजर आए थे। अगर एनडीए की बात करें तो 354 सीटें यहाँ पर अगर वो जीतते हैं तो इस बार 400 पार का नारा जो लगातार दिया जा रहा है, तो ऐसा मुझे लगता है कि एनडीए 400 तक या 400 पार जरूर पहुंचता हुआ नजर आएगा। मैं अबरार से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन की बात करूं तो इंडिया गठबंधन अपने टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। नीतीश कुमार को देख लीजिए, जो इंडिया गठबंधन को लेकर आते हैं, जो इस नींव को बनाते हैं, वही यहाँ पर अलग हट जाते हैं। क्यों? इंडिया गठबंधन उन्हें साथ लेकर नहीं चल रहा है। यानी कि जो इंडिया गठबंधन के साथ जो पार्टियां जुड़ी थी वो पार्टियां सिर्फ अपना ही फायदा साधती हुई नजर आ रही हैं। आप देख लिए कि 1 जून को भी ये देखने की स्थिति मिल रही है कि इंडिया अलायंस बैठक कर रहा है। बैठक किस लिए? कि भैया प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। इतना लंबा समय बीत गया है लेकिन इंडिया अलायंस तय नहीं कर पा रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। कभी राहुल गांधी आ जाते हैं, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आ जाते हैं। नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपना ही वर्चस्व इंडिया अलायंस पर चाहती थी, नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ा। नाज़मीन, आपको रोकना चाहूंगा कि जैसा कि अबरार ये दावा कर रहे हैं लगातार कि कहीं ना कहीं जो एनडीए का कह सकते हैं मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आए और जनता जो है उन पर दोबारा विश्वास जता रही है, और ऐसे में इंडिया गठबंधन को तोड़ने की जो बात है वो खबरें सामने आ रही है। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या वाकई में इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से पार्टियों का मिलन हुआ है ये वो टूटता हुआ नजर आएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन कोई बनाया गया गठबंधन नहीं, बल्कि ये सोच, विचारधारा और सरकार के खिलाफ, सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाला गठबंधन है। और इस गठबंधन में जो लोग हैं वो कभी भी इस ओर से उस ओर जाने वाले नहीं है। सवाल ये है कि एनडीए गठबंधन जो है वो गठबंधन ही नहीं। आप सोचिए, एनडीए में कौन सी बड़ी पार्टी है? नीतीश कुमार तो आखिर में चले गया, और नीतीश कुमार जो गए हैं एनडीए में वो फिर से वापस भी आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि भाजपा जो है, भाजपा का जो गठबंधन है वो मात्र 2-3 जो है सीटों वाली पार्टियों के साथ का गठबंधन है। और उसके बावजूद भी जब भी आप देखिए तस्वीर जब भी सामने रखी जाती है तो प्रधानमंत्री को एकाएक तौर पर दिखाया जाता है और बाकी की तमाम पार्टियों को गायब कर दिया जाता है। तो यानी कि लोकतंत्र में जो विश्वास और साथ ही आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पार्टी में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो खत्म हो चुकी है भाजपा के भीतर, और यही चीज देश में भी आप कह सकते हैं कि उनके शासन। अच्छा अबरार, आपको रोकना चाहूंगा कि जिस तरीके से नाज़मीन आप क्या कहना चाहते हैं कि इनके जो मुद्दे हैं वो कहने के काम करते हुए नजर आए, और जाहिर सी बात है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन में ये नारा जरूर दिया गया था कि संविधान बचाने के लिए वोट कीजिए। ऐसे में क्या कुछ लगता है आपको, क्या जनता के बीच ये मैसेज सक्रिय रूप से गया होगा? देखिए, संविधान खतरे में है कहाँ। आप इंडिया अलायंस की बात कीजिए, जैसा कि यहाँ पर अबरार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार तो फिर वापस आ जाएंगे। अरे नीतीश कुमार के अलावा भी कई पार्टियां हैं, कई चेहरे मौजूद हैं जो इन्हीं गठबंधन से खफा होकर चले जाते हैं, क्योंकि 2019 की स्थिति उन्होंने देखी कि तमाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। आप यहाँ पर आरएलडी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी, 2019 में 3 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन आप देखिए एक भी सीट यहाँ पर जीत नहीं पाते हैं जयंत चौधरी। तो सबसे बड़ी गलती क्या होगी? उससे पहले उपचुनावों की बात करें या विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें, उस दौरान भी जयंत चौधरी यहाँ पर समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन हुआ क्या? जयंत चौधरी सिर्फ हिस्सा ही तो बनकर रह गए, कुछ मिला क्या? अब एनडीए में जा रहे हैं, सीटें भी मिल जा रही हैं, राज्यसभा सांसद खुद यहाँ पर जयंत चौधरी बने हुए हैं, तो कोई वजूद तो यहाँ पर एनडीए की तरफ से मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं है कि सिर्फ परिवारवाद देखने को मिल रहा है, अपने ही बच्चों को आगे बढ़ाता हुआ यहाँ कांग्रेस नजर आ रहा है, सोनिया गांधी नजर आ रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। रोकना चाहूंगा अबरार, ये मुद्दा जो है काफी जो है अहम होता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर कांग्रेस और तमाम जो उनकी पार्टियां, चाहे आरजेडी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, इनको परिवारवाद को लेकर के घेरते हुए नजर आए थे। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है या नहीं है? देखिए, बीजेपी दरअसल जानबूझ करके एक झूठ को बार बार बोलती है और उस झूठ को फिर उसके जो समर्थक हैं, उसके जो चाहने वाले हैं, सच मान करके बैठ जाते हैं। यानी कि बड़ी बात यह है कि हकीकत को अगर आपको समझना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, गहन चिंतन मंथन करना पड़ता है, तब जा करके हकीकत से आप रूबरू होते हैं। सवाल यह है कि एनडीए जो है, एनडीए
एनडीए को लेकर के अगर सवाल है तो सोचिए, उद्धव ठाकरे एनडीए को छोड़ करके आए हुए हैं, सुखबीर सिंह बादल एनडीए को छोड़ करके आए हुए हैं, और आपने देखा कि कैसे जब इंडिया गठबंधन अपनी पहली बैठक करता है, दूसरी बैठक करता है, तो प्रधानमंत्री फौरन ये ऐलान करते हैं और ऐसी ऐसी पार्टियों को खोज करके जंगल से निकाल करके लाया जाता है जिसका न तो आप नाम जानते होंगे और न ही आपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी नाम सुना होगा। वैसी पार्टियों को उस फहरिस्त में शामिल करके वो जो आंकड़ा है वो 36 का कर दिया जाता है, 38 का कर दिया जाता है कि हमारे साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां हैं। तो ये स्थिति बताती है कि आखिरकार एनडीए का जो खेमा है और खास करके भाजपा का जो कुंभा है वो मात्र नरेंद्र मोदी के नाम पर चलता है। उस पार्टी में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो समाप्त हो चुकी है। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है तो आज सुषमा स्वराज की बेटी को दिल्ली में क्यों टिकट दिया गया, इस पूरे मामले पर भाजपा चुप्पी क्यों साध लेती है, जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी कैसे बन जाते हैं, ये तमाम सवाल है। तो मुझे लगता है कि अन्यथा इन तमाम मुद्दों पर विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद उस दलदल का हिस्सा है, आपने खुद उस दलदल को बनाया है, आप उसको सींच रहे हैं, तो आप उस तरीके के सवाल को नहीं उठा सकते। जी बिल्कुल, उस तरीके के सवाल को जो नहीं उठा सकते, लेकिन अहम सवाल यह भी है कि लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से मायावती ने खासतौर पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, आखिर इसका परिणाम क्या कुछ हो सकता है। इसके साथ ही बात करेंगे उन चेहरों पर भी जो निर्दलीय लड़े, खासतौर पर पवन सिंह की बात करेंगे, हिना शाह की बात करेंगे, पप्पू यादव की बात करेंगे। ये तमाम जो चेहरे हैं ये कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की बात करें, इनका इंपैक्ट जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में कितना देखने को मिल सकता है, कैसे देखते हैं नाज़मीन आप? अरे निर्दलीय चुनावी मैदान में किस लिए उतरे हैं? यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आरजेडी टिकट देने से मना कर देता है, सीट पर उन सीटों पर उतारा जाता है आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी जहां पर लगता है कि चुनाव वो बिल्कुल जीत सकते हैं। सारण में अपनी बेटी को क्यों उतारा, यहां पर मीसा भारती को भी उतार सकते थे। जो पहली बेटी की बात करें, यहाँ पर जो बड़ी बेटी हैं जो पाटलिपुत्र पर 2019 में चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, चाहते थे वो सारण में उतार सकते थे लेकिन नहीं उतारा। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव लड़ सकते थे, नहीं उतारा। यहाँ पर आरजेडी से अलग हटकर कांग्रेस को ये सीट दे सकते थे, नहीं दी। यहाँ पर आप देखिए कि पूर्णिया सीट की बात कर लेते हैं, अगर आप बिहार की चर्चा कर रहे हैं तो पप्पू यादव ने एक सीट की तो मांग की थी लेकिन महागठबंधन वो एक सीट देने से भी इनकार करता हुआ नजर आया। कांग्रेस पार्टी में इतना दम नजर नहीं आया कि वो आरजेडी से चुनौतियां कर दें, आरजेडी को टक्कर दे दें कि भैया अगर आप हमें ये सीट नहीं देंगे तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि पप्पू यादव ने अपना स्टैंड खुद लिया और खुद चुनावी मैदान में उतरे, निर्दलीय चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी में हिम्मत नहीं बन सकी कि वो पप्पू यादव को निष्कासित कर सके। आज वो निर्दलीय चुनाव लड़ भी चुके हैं और अपने दम पर आरजेडी को, कांग्रेस को चुनौतियां दे रहे हैं और साथ रहने का भी दावा करते हैं। यानी कि एक बड़ा खेल पप्पू यादव ने खेल दिया। लेकिन महागठबंधन की बात करें तो वो यहां पर एक दोगली राजनीति करता हुआ नजर आया। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, फौरन पवन सिंह ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए तो निष्कासित कर दिया, यहां पर उन्हें यहां पर पार्टी से ही निकाल दिया। ये फैसला होता है क्योंकि वो पार्टी के विरुद्ध जा रहा था। आपके प्रत्याशी पार्टी के विरुद्ध जा रहे हैं तब भी आप उन्हें कुछ नहीं कहते हुए नजर आ रहे, तो ये तो हकीकत है। और एनडीए की बात करें, इनसे दल जो जुड़ रहे हैं वो कोई मजबूरी में नहीं, मजबूती के लिए जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं आने वाले समय में जो है निर्दलीय प्रत्याशी, खास तौर पर बीजेडी की बात करें जो कि एक अहम पार्टी हो जाती है और जिस तरीके से अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, उसके बाद से देखें तो हम मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की नेतृत्व कर रही है वो साफ तौर पर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय करती हैं। ऐसे में अगर पेच फंसता हुआ नजर आता है, क्योंकि आंकड़ों पर अगर नजर डाले तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को 280 से 290 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो एनडीए खेमा है उसको घाटा लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या कुछ लगता है आपको कि निर्दलीयों की भूमिका और जो मायावती की भूमिका है, बीजेडी की भूमिका, ये अहम मानी जाएगी? देखिए, निर्दलियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके की राजनीति जो है देखने को मिली और ख़ास तौर से मुद्दों को लेकर के जो समाज सजग हुआ है और लगातार आप कह सकते हैं कि अपने लिए क्या चीज़ें उनके लिए बेहतर है उसको लेकर के वोट कर रहा है, तो मुझे लगता है निर्दलियों के लिए
कोई खास जगह नहीं है। और जहाँ तक सवाल ये कि इंडिया गठबंधन ने इस पूरे मामले को लेकर के पप्पू यादव को निष्कासित किया नहीं किया, अब देखिए कि जो है भाजपा की जो हालत थी वो तो ये थी कि आप टिकट बांट रहे थे, लोग आपका टिकट नहीं ले रहे थे, पवन सिंह ने आपका टिकट लौटा दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके का तमाचा है, क्योंकि आप नचनिया गवैया को टिकट दे दे करके मात्र सीट निकालने का काम कर रहे हैं। आप दिल्ली के भाजपा के उन तमाम सांसदों का आंकड़ा निकाल लीजिए, उनको जितने सांसद फंड मिले हैं उसमें से वो मात्र 7-7 करोड़ रुपया जो खर्च कर पाए, और बाकी का तमाम आप कह सकते हैं कि जो अमाउंट था वो वापस जो है कर दिया गया है। तो ये इनकी विकास की धारा है कि ये सांसदीय फंड का पूरा पैसा भी दिल्ली जैसे कैपिटल में, दिल्ली राजधानी में खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और ये विकास के झूठे वादों पर, विकास के झूठे इरादों को लेकर 2024 के चुनाव में लगातार नाज़मीन विकास को लेकर के वो घूम रहे थे। नाज़मीन विकास को लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं वो कहने के उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से शासन कर रही है और ऐसे में विकास को लेकर के इंडिया गठबंधन लगातार सवाल उठ रहा है। आखिरी दौर में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बात करूं कि अगर आप 10 साल की बात करते हैं, 10 साल में क्या विकास हुआ है तो वो आप जनता से बखूबी जान सकते हैं। जनता तो महंगाई बेरोजगारी से परेशान नजर आ रही है, क्या बात कर रहे हैं? देखिए, जनता खुद यहाँ पर समर्थन दे रही है। आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? आपका एग्जिट पोल यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर बीजेपी के मैनिफेस्टो में रोजगार की बात क्यों नहीं आई? शिक्षा के जो लगातार बजट है वो कम होते हुए क्यों नजर नहीं? इंडिया अलायंस किन मुद्दों पर बात करती है? इंडिया अलायंस की बात करें, वो भी तो गरीबों के मुद्दों पर बात करती है, महंगाई के मुद्दे पर बात करती है, लेकिन आखिरकार क्या उन मुद्दों पर काम किया गया? नहीं किया गया। आज भी जनता यहाँ पर परेशान नजर आती है, कहती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। अब यही हकीकत देखिए कि आज कांग्रेस किस स्थिति में है कि यहाँ पर अब उनका सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा। कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आज उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर आप देखिए राम मंदिर के सहारे विपक्षी पार्टियां मुद्दा उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उनका नाम नहीं आ रहा है ना इसमें। पहले तो यहाँ पर खूब बढ़ चढ़कर बोला गया कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन जब देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सारे काम हो गए, तब यहाँ पर वो पल्ला झाड़। राम मंदिर को लेकर के मुद्दे जो है काफी ज्यादा अहम हो गए। ऐसे में मणिपुर का रुख कर लेते हैं। मणिपुर का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, या बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के महिला पहलवानों का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे जो है बैकफायर कर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, भाजपा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी को अन्यथा जो है तमाम श्रेय लेने की आदत पड़ चुकी है। पुलवामा में कुछ हुआ तो प्रधानमंत्री श्रेय ले लेते हैं, कहीं पर कुछ हुआ तो प्रधानमंत्री श्रेय ले लेते हैं, नोटबंदी हुआ तो श्रेय ले लेते हैं। अब देखिए, वैक्सीन को लेकर के जब ये रिपोर्ट्स आती है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहा है, तो फौरन ही वैक्सीनेशन वाले सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री का चेहरा गायब कर दिया जाता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो बनी बनाई चीज़ों पर जो है क्रेडिट लेने के लिए जो है दौड़ते ज़रूर हैं, लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है, जब जिम्मेदारी तय की जाती है, तो ये हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया हमने तो नहीं किया है और हमारे से इस पर सवाल मत पूछिए। राहुल गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने क्या किया, ये इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री ये जो अलग अलग शहरों में जाकर के हवाई जहाज से लैंड करते हैं, ये कांग्रेस की देन है। ये जो दिल्ली में तड़तड़ाती और भरभराती गाड़ियां चल रही है, ये कांग्रेस की देन है। और ये सारा का सारा काम शीला दीक्षित के समय पर हुआ था। इस बात का जवाब पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश में धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों के जहन पर पर्दा डालकर धार्मिक मुद्दों को लगातार कहीं ना कहीं उठाकर चढ़ा बढ़ाकर, और जहाँ तक बात राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेकर के ये जो क्रेडिट लेने का काम करते हैं, राम मंदिर क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है? बीजेपी ये लिख करके दे कि बीजेपी ने जो है राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर कोर्ट के फैसले से बना है, दोनों पक्षों की सहमति से बना है। और मुझे लगता है कि इस तरीके के अगर धार्मिक मुद्दों को लेकर आपको राजनीति करने की जरूरत पड़ रही है, तो आपने 10 वर्षों में काम नहीं किया है, जनता को ठगने का काम किया है।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तमाम जो सहयोगियों के मुद्दे थे, बातें थी, वो आपने सुनी और समझी, लेकिन तय तो आखिर में जनता को ही करना है और तय 4 जून को होगा कि आखिर जीत किसकी होती है और किसकी हार। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे जद्दोजहद के साथ ये चुनाव लड़ा है, पूरे दमखम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे किया गया और तमाम तरह के दावे किए गए, तमाम तरह के मुद्दों को रखा गया, जनसभाएं भी की गई, तमाम जो बड़े दिग्गज थे उनको टिकट भी दिया गया, काफी सोची समझी रणनीति के तहत एनडीए खेमा चुनाव लड़ता हुआ नजर आया। तो वहीं हमें विपक्ष की एकता भी देखने को मिली और इस 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के तमाम वो नेता, तमाम वो पार्टियां एक होती हुई नजर आई, जिसके बलबूते पे अब माना यही जा रहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है बाजी मारते हुए नजर आएगी। तमाम वो मुद्दे भी हैं, मणिपुर का बात करें, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के प्रदर्शन की बात करें या फिर किसानों की बात करें, ये तमाम मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नागवार गुजरी हैं और इसका खमियाजा चुनावी तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी को जो है झेलना पड़ सकता है। फिलहाल 4 जून का इंतजार कीजिए, क्योंकि एग्जिट पोल तो यही दिखाते हैं कि इंडिया गठबंधन 280 से 290 सीटें अब जीतती हुई नजर आ रही है और प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है फिर से पीएम मोदी जो है तीसरी बार पीएम की शपथ लेने से चूक रहे हैं। फिलहाल आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 रिपोर्ट के साथ।